हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधारित्रों का संयोजन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनसे पहले वाले भागों में हमने संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उनके बारे में डिटेल में जाना था। आज हम इनके संयोजन को समझेंगे कि इनका संयोजन किस प्रकार किया जा सकता है, संयोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि धारिता को बढ़ाने के लिए इनका संयोजन आवश्यक है। अब यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है विद्यार्थियों? दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम, या इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो समझते हैं इनको। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का क्या मतलब है कि एक ही सीध में क्या होंगे, बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ेंगे। तो इनका डायग्राम बनाते हैं, क्या होगा। ये एक संधारित्र हो गया, एक और संधारित्र जोड़ लेते हैं, कम से कम 3 संधारित्र लेकर पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन इजी रहेगा 3 से ही। इन दोनों को जोड़ लिया, ये इन संधारित्रों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ सकते हैं ऐसे। यहां पे जोड़ेंगे हम बैटरी को, प्लस माइनस, ये हो गई बैटरी। और यहां पे बिंदु ए ले लेते हैं, ये है बिंदु बी, यानी ए और बी बिंदुओं के मध्य 1, 2 और 3। यहां पे इनको तो क्या देंगे, C1, इनको नाम दे देते हैं C2 और ये C3। 3 संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। अब यहां पे जो पहले पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये आपने पहले डिटेल में समझा होगा कि संधारित्र का निर्माण कैसे करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर उतनी ही मात्रा का नेगेटिव चार्ज विद्यमान होगा। ये बने 3 संधारित्र। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें आवेश की मात्रा होगी ना, वो समान होगी, यानी Q और Q, आवेश की मात्रा समान होगी, लेकिन इनका जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, वो भिन्न भिन्न होगा, यानी V1, V2 और V3। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होगा, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों पर आवेश समान परंतु उनका विभवांतर क्या हो, भिन्न भिन्न, ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं कि प्रथम संधारित्र है ना, उनकी सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट है, ये सेकंड जो संधारित्र है उनकी फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा संयोजन भी आप क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कह सकते हैं। तो इनके सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, फिर इनका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे विद्यार्थियों। तो क्या लिखेंगे, ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों पर आवेश समान परंतु विभवांतर क्या हो,
परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न हो, विभवांतर भिन्न भिन्न हो, तो उनको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। अथवा में और आप क्या कह सकते हैं? और आप ये कह सकते हैं कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ा जाए तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और भी आगे इसमें क्या लिख सकते हैं कि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे आगे सीरीज में आप क्या जोड़ सकते हैं? संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। तो यहां तक तो बात हो गई इनके डायग्राम की और इनकी परिभाषा की। अब यहां पे आगे आप क्या कहोगे? यानी आवेश समान है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न है, तो विभवांतर भिन्न भिन्न है तो कैसे करोगे इनका सॉल्यूशन? चलो, अब यहां पे विभवांतर भिन्न भिन्न है तो यहां पे क्या कहोगे? कुल विभवांतर क्या होगा? भिन्न भिन्न है उन्हीं को जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर क्या होगा? कुल विभवांतर होगा, वो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इनको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी तीनों संधारित्रों का विभवांतर जुड़ जाएगा। अब यहां पे प्रथम संधारित्र के लिए अलग अलग संधारित्रों की बात होगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रथम संधारित्र के लिए चलो, Q समानुपाती क्या होता है? V, और Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV। हमें V1 ज्ञात करना है। प्रथम संधारित्र की बात की जाए तो C का भाग लगा दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। लेकिन प्रथम संधारित्र के लिए V1 लिखोगे, आवेश समान है, Q रहेगा और धारिता क्या होगी? C1 होगी। क्या होगी? C1। चलो, यहां तक कंप्लीट। कट रहा है। अब यहां से फिर कहां जाएगा? V1 बराबर क्या आ गया? Q अपॉन C1 आ गया। ये इक्वेशन क्या दे देते हैं? इनको सेकंड दे देते हैं। यानी ये तो फॉर्मूला था, और प्रथम संधारित्र की बात करोगे तो विभवांतर V1 है, धारिता C1 है, लेकिन आवेश की मात्रा क्या है? समान है, वो तो Q ही रखोगे। इसी प्रकार क्या लिखोगे दूसरे संधारित्र के लिए? इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए क्या लिखोगे? V2 बराबर Q बटा C2। ये होगी समीकरण नंबर 3, समीकरण हो जाएगी 3rd इक्वेशन। अब यहां पे इनके लिए क्या होगा विद्यार्थियों? थर्ड के लिए क्या होगा? यानी V3 बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन C3। Q अपॉन C3 हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4। अब यहां से V1, V2 और V3 के मान 1 में रखोगे तो क्या प्राप्त होगा? तो समीकरण 1 या फिर ऐसे लिख लो, समीकरण 2, 3 व 4 के मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं, क्या होगा, v बराबर क्या होगा, v1 का मतलब क्या होगा, q अपॉन c1, ये वाले समीकरण, और क्या होगा q अपॉन c2, और फिर q अपॉन c3। आप v को और क्या लिख सकते हैं, q अपॉन c भी लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा q अपॉन c बराबर में, ऊपर से q कॉमन आ रहा है सब में, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। क्या q से q कैंसिल हो रहा है, जी हाँ। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 1 अपॉन c, और यही c क्या है, c तुल्य के बराबर है। c तुल्य का मतलब क्या है, तुल्य धारिता या टोटल धारिता, वो क्या होगी 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, और यही क्या है, यही हमारा इनका आंसर होगा। चलो यही आंसर है, 1 अपॉन c तुल्य बराबर क्या होगा, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। अब यदि इसमें बहुत सारे और क्या हैं, संधारित्र जुड़े हुए, n संधारित्र हैं, तो क्या होगा, यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हैं, तो फिर क्या होगा, इनको भी आगे समझते हैं क्या होता है। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन c तुल्य, 1 अपॉन c तुल्य बराबर फॉर्मूला क्या है कि 1 अपॉन c1, चलो एक जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है तो 1 अपॉन c2, 3 जुड़ा है 1 अपॉन c3, इसी प्रकार n जुड़ा हुआ है तो प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा, cn होगा। यानी n संधारित्र जुड़ा हुआ है तो आगे ऐड होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अब यदि बात करें कि सभी की धारिताएं यदि समान हो, यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो, सभी संधारित्रों की धारिता समान हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि C1 बराबर C2 है और बराबर C3 है। इसी प्रकार आप कितने भी जोड़ लो वो बराबर हैं, यानी Cn के बराबर हैं। तो इसमें रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन c तुल्य बराबर क्या होगा, 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन c। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि इनको चाहे आगे कितना ही जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा। अब इनको और क्या कह सकते हैं यहां पे कि 1 अपॉन c तुल्य होगा वो किसके बराबर होगा, ये वाले है ना 1 अपॉन c, 1 अपॉन c कितनी बार हैं, ये n बार हैं सर, कितनी बार है, n बार। वही 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c कितनी बार है, अनंत बार है, तो आप कह सकते हैं n बार। यानी यदि आप 3 लोगे तो यहाँ पे 3 बार है। 1 अपॉन c यदि 3 ले रहे हो, संधारित्र यदि आप 3 ले रहे हो तो क्या होगा, 1 अपॉन c कितनी बार है, 3 बार होगा। आप यहाँ पे कितना ले रहे हो, n तक ले रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन c तुल्य बराबर ये हो जाएगा n अपॉन c, n और 1 का गुणा। अब इनका व्युत्क्रम कीजिए, क्योंकि c तुल्य आप याद करोगे तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, c अपॉन n, c अपॉन n। c अपॉन n का मतलब क्या है, यदि आपको n पर कैसा भी देखो क्वेश्चन आ जाए कि यदि कि प्रत्येक की धारिता, यदि 5 संधारित्र हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि यदि 5 संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और प्रत्येक की धारिता क्या है, 10 माइक्रोफेरेड है। कितनी है विद्यार्थियों, 10 माइक्रोफेरेड। अब मुझे ये बताइए कि तुल्य धारिता क्या होगी,
तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसमें n का भाग दे दीजिए, यानी 5 का भाग दोगे तो प्रत्येक की या तुल्य कितनी प्राप्त होगी, 2 माइक्रोफेरेड प्राप्त होगी। यानी बराबर धारिता, यानी 2-2 माइक्रोफेरेड सबकी है। यानी ऐसे संधारित्र बहुत सारे जुड़े हुए हैं और श्रेणीक्रम में प्रत्येक की कितनी है, 2-2 है, तो 2 गुणा 5 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी सी तुल्य का मान कितना प्राप्त हुआ, यानी उनकी धारिता में किसका भाग दे दीजिए, n का भाग दे दीजिए। n का मतलब क्या है, संधारित्रों की संख्या। चलो हमारा ये श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, उनको डिटेल में समझते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पहले डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, यह है तीसरा संधारित्र। इस पर आवेश की मात्रा भी दर्शा देते हैं। अब यहां पे इनको कैसे जोड़ेंगे विद्यार्थियों, एक बिंदु पर जोड़ लेते हैं इनको। तो यहां पे ऐसे कनेक्ट कीजिए, फिर इनको इनसे कनेक्ट कीजिए, इनको इनसे कनेक्ट कीजिए, ये तीनों जुड़ गए। इसी प्रकार यहां पे भी आप जोड़ोगे, चलो ये जुड़ गए। इनसे ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे जोड़ लेते हैं, बैटरी को जोड़ लेते हैं, प्लस माइनस, ये हो गए बैटरी। यहां पे बिंदु ले लेते हैं, कौन सा बिंदु लोगे, यहां पे बिंदु ए ले लीजिए और यहां पे बिंदु बी। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। और इनका समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, तो समांतर क्रम संयोजन में आप क्या कह सकते हैं कि आवेश यदि यहां पे एक करंट फ्लो होगा तो आवेश तो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इस पर क्या होगा, Q1, इस पर Q2, इस पर क्या होगा, Q3। लेकिन सब में विभवांतर क्या होगा, समान होगा, उनको V से दर्शाएंगे। और ये होगा C1, ये C2 और C3। धारिताएं अलग अलग हैं, धारिताएं क्या अलग अलग हैं, आवेश की मात्रा भी अलग अलग जा रही है, क्योंकि ए बिंदु से अलग अलग भाग पर चार्ज जा रहे हैं, आवेश जा रहे हैं, तो आवेश की मात्रा अलग अलग होगी, लेकिन विभवांतर क्या होगा, समान होगा। यह संयोजन हो गया समांतर क्रम। और क्या कह सकते हैं, एक बार पुनः समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होगा कि ऐसा संधारित्रों का संयोजन जिसमें आवेश भिन्न भिन्न हो परंतु विभवांतर क्या हो, सभी संधारित्रों का समान हो, ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और कह सकते हैं कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को ए बिंदु से और द्वितीय प्लेट को ए यानी बी बिंदु से अलग बिंदु से जोड़ेंगे, तो ऐसा संयोजन क्या कह सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन कह सकते हैं। चलो परिभाषा लिखते हैं दोनों की। ऐसा संयोजन जिसमें आवेश तो भिन्न भिन्न, आवेश तो भिन्न भिन्न परंतु विभवांतर क्या हो, समान हो, परंतु विभवांतर समान हो, क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। और अथवा में और क्या कह सकते हैं,
और कह सकते हैं कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को या सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को ए बिंदु से एवं द्वितीय प्लेट को बी बिंदु से जोड़ा जाए तो ऐसा संयोजन समांतर या और क्या कह सकते हैं पार्श्वक्रम, समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। यानी सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को किन से जोड़ोगे ए बिंदु से, और द्वितीय सभी संधारित्रों की द्वितीय प्लेट को बी बिंदु से एक बिंदु पर यानी बी बिंदु पर जोड़ोगे तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब इनका फॉर्मूला फाइंड करते हैं क्या होगा। अब यहां पे Q समानुपाती क्या होता है विद्यार्थियों, Q समानुपाती V होता है, तो Q बराबर क्या होगा CV। अब इसमें आवेश अलग अलग हैं तो आप क्या कहोगे कि कुल आवेश तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इनको क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब प्रथम संधारित्र की बात कर रहे हैं, क्या होगी प्रथम संधारित्र की, तो प्रथम संधारित्र के लिए तो क्या बनेगा, आवेश क्या है आवेश अलग अलग हैं तो यहां पे आप आवेश को ही ज्ञात करना है, यानी Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, यानी Q1 ही हमें ज्ञात करना है। फिर इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र के लिए तो वो हो जाएगा Q2 बराबर C2V, और इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई। एक और ले लीजिए इक्वेशन, यानी Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3V, और इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 2, 3 और 4 के मान किस में रखना है 1 में रखना है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 के मान समीकरण किस में रखना है 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा Q बराबर C1V प्लस ये वाला मान इसमें रखना है, फिर ये वाला मान यहाँ पे और Q3 का मान यहाँ पे रखना है, C1V प्लस C2V प्लस C3V, और Q को भी क्या लिख सकते हैं CV लिख सकते हैं। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है V कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, V से V कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर लेते हैं इसको कैंसिल आउट, V से V कैंसिल आउट, तो क्या प्राप्त होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और इन C को आप क्या कह सकते हैं C तुल्य, और वो क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो
यहां पे ये हो रहा है कंप्लीट। ये कौन सा संयोजन होगा? समांतर क्रम संयोजन होगा, जिसमें C तुल्य क्या होगा? सभी संधारित्रों की धारिताओं का टोटल योग हो जाएगा। इसमें भी यदि n संधारित्र हैं तो क्या बनेगा? यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हैं तो क्या बनेगा? उनको भी समझ लेते हैं क्या होगा। समझ आए धीरे धीरे, अब समझेंगे हम धीरे धीरे। चलो यहां पे क्या लिखेंगे? यदि n संधारित्र, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, n संधारित्र जुड़े होंगे तो क्या बनेगा? C तुल्य प्राप्त होगा, वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn तक ऐड होता रहेगा आगे इसमें। चलो यदि धारिताएं समान हैं तो क्या होगा? यदि धारिताएं समान है तो क्या होगा? यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn, इन सब को क्या मानोगे? C मान लेते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? C तुल्य बराबर, C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? C प्लस C और प्लस C। कितनी बार हैं? अरे ये C कितनी बार हैं? बहुत बार हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं? ये NC हैं। क्या हैं? NC का मतलब ये हुआ कि एक संधारित्र की धारिता कितनी है, उनका संधारित्रों की संख्या से गुणा कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। यदि सबकी धारिताएं समान हैं तो संधारित्रों का संयोजन यहां पर कंप्लीट होता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। उनसे पहले कुछ टॉपिक और हैं जो पढ़ना आवश्यक हैं। कौन सा है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या संधारित्र होता है उनको आप आवेश दे रहे हो? कोई संधारित्र होता है, जैसे संधारित्र कैपेसिटर होता है, आपको पता है एक पंखे के अंदर होता है, लगा हुआ है, तो पहले उसको आवेश देकर चार्ज करना पड़ता है। तो आवेशन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी विद्यार्थियों? आवेशन की क्रिया होगी। आवेशन की क्रिया का मतलब क्या? उसको चार्ज दे रहे हो, वो आवेशित हो रहा है, आवेश ग्रहण कर रहा है, उसी को क्या नाम दोगे? कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो उसमें ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? ऊर्जा कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, ये अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। पहले उनको समझना बहुत जरूरी है विद्यार्थी। बहुत सिंपल है, लेकिन बोर्ड पे ध्यान देना है, बोर्ड पे टिकटिकी लगाए हुए बैठना है, तभी तो आएगा अच्छे से समझ में। ये कौन सा अक्ष होगा विद्यार्थियों? ये एक्स अक्ष होगा। जी हाँ, ये एक्स डैश होगा, ये वाई डैश होगा, ये वाई होगा। चलो ये मैथ कहाँ से आ गई? आएगी, बहुत सिंपल होगा, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अब आपने ये जाना कि नहीं जाना कि क्यों समानुपाती V? भाई आपने संधारित्र की या धारिता की आपने परिभाषा पढ़ा होगा, तो वो क्या होगी? क्यों समानुपाती V, यानी जितना आवेश दोगे उसके विभव में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी, और जब ये हटाओगे तो फिर क्या लगेगा? कांस्टेंट राशि आएगी C, यानी वो C क्या होगा? Q और V का रेशियो होगा। चलो ये तो आपने जान के, क्यों समानुपाती V है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहां पे ग्राफ बना लूं किस किस के अंदर, Q और V के अंदर, तो समानुपाती का ग्राफ बनेगा। किसका बनेगा? समानुपाती का। चलो यहां से समानुपाती का बना लेते हैं। क्या है यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि Q और V में वक्र खींच रहे हो, तो ये तो क्या होगा? ये होगा V,
और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा Q। Q और V का जो वक्र है वो समानुपाती का वक्र है। किसका वक्र है? समानुपाती का। यह समानुपाती का वक्र हो गया। किसका किनका मध्य? ये होगा Q और C के, सॉरी Q और V के मध्य समानुपाती का वक्र हो गया। यानी आप ये कॉन्सेप्ट यहां पे लिखोगे, पहले आप लिख लो क्या होगा, आवेश और विभव में, आवेश और विभव में ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो समानुपाती का मतलब क्या होगा? समान अनुपात में बढ़ेगा। जितना विभव, जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव बढ़ेगा। समानुपाती का वक्र हो गया। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि यहां पे पॉइंट दे दीजिए, अलग अलग पॉइंट। यहां पे पॉइंट है A पॉइंट, यहां पे B पॉइंट, यहां पे C पॉइंट, यहां पे कौन सा होगा? सेंटर है तो O पॉइंट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये V है, Q है, तो आप इनको भी क्या लिख सकते हैं कि ये भी क्या है? Q है, क्योंकि बराबर है ये वाला। ठीक है, y अक्ष की ओर होगा तो वो क्या होगा? आवेश। x अक्ष पर है वो है विभव। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी है? तो संचित ऊर्जा पढ़ेंगे तो उसमें ऊर्जा क्या होगी यहां पे समझ लेते हैं। यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि एरिया आपको दिखाई दे रहा है O, B और A। इस एरिया के अंदर ये जो क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, न्यूटन की गति के जो समीकरण है उनको ग्राफी विधि से क्या करना होता है? हल करना होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या ज्ञात कर रहे हो? यहाँ पे संचित ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। और ये किसको डिनोट कर रहा है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। और ये कौन सी ऊर्जा होगी? ये होगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। जी हां, विभव यानी विभव और आवेश का जो वक्र है उनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वही क्या है विद्यार्थियों? वही है संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या इनका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं? ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो लिख ही लेते हैं क्या होगा। यानी ऊर्जा क्या होगी? वो ऊर्जा ही सीधे लिख ही रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? बराबर होगा एरिया ऑफ, यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ किसका? OBA। ये स्थितिज ऊर्जा को डिनोट कर रहा है। यानी ये गिरा हुआ क्षेत्रफल जो डॉट डॉट किया है वो संचित ऊर्जा को या स्थितिज ऊर्जा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल होगा वो स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा, यानी U के बराबर आएगा। और क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ आधार, आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है? OB और ऊंचाई क्या है? AB। जी हां, और U बराबर क्या होगा? हाफ इंटू O और B कितना है? विभव को प्रदर्शित कर रहा है यानी V को, और AB क्या है? आवेश को प्रदर्शित कर रहा है Q। और ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ, वो कौन सा प्राप्त हुआ? U बराबर हाफ QV। कौन सा प्राप्त हुआ? QV। ये किसका फॉर्मूला है? ये संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। समांतर प्लेट की समांतर प्लेट संधारित्र हैं, उनकी प्लेटों के मध्य कितना स्थितिज ऊर्जा संचित हुई है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है,
उनका ये फॉर्मूला होगा। और क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इस फॉर्मूले को और कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां। V बराबर क्या होगा? यदि Q बराबर क्या होगा? यदि Q बराबर क्या होगा, यहां से बता देते हैं। यदि Q बराबर CV है तो Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं? यहां पे Q बराबर CV होता है तो आप Q की जगह लिखेंगे CV गुणा V, यानी U बराबर क्या बनेगा? आप CV स्क्वायर। ये भी किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला तो है Q और V में, तो इनको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ये फॉर्मूला है C और V में, ये समीकरण 2। ये भी क्या है? ये भी संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है, लेकिन किसके रूप में है? C और V के रूप में, यानी धारिता और विभव के रूप में। और इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? चलो और इनको कन्वर्ट करते हैं तो V को क्या लिख सकते हैं? V को आप लिख सकते हैं Q अपॉन C बराबर V। इसको अलग रखें। V को क्या लिख सकते हैं? C का भाग लगा दीजिए, तो इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। U बराबर हाफ, क्या है यहां पे? Q तो है ही। V की जगह आप क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C। Q अपॉन C, यानी U बराबर क्या बन जाएगा? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये भी किसका फॉर्मूला है? संचित ऊर्जा का। किस रूप में है? Q और C के रूप में। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए वो किनके होंगे? संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र होंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है संचित ऊर्जा का। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों? ऊर्जा घनत्व। क्या होता है ऊर्जा घनत्व? संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व क्या है? ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या हो गया भाई? एकांग जो प्लेटें होती हैं, यहां पे डायग्राम की सहायता से समझा देते हैं कि मान लेते हैं ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और एक दूसरी प्लेट है उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यहां पे ये दूसरी प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये ए बी प्लेट है, ए प्लेट और बी प्लेट अलग अलग। अब मुझे ये बताइए कि इनके छोटे से भाग पर यहां पे संधारित्र में संचित ऊर्जा तो आपने अभी पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, U बराबर, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये पूरी ऊर्जा तो क्या है? इतनी स्टोर है, पूरी ऊर्जा इतनी स्टोर हो रही है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है? कि एक छोटे से भाग पर कितनी ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हैं दोनों प्लेटों के मध्य एक छोटे से भाग पर या आयतन में, छोटे से आयतन में कितनी ऊर्जा क्या है? स्टोर हुई है या संग्रहित हुई है। चलो, तो ऊर्जा कितनी होगी वो ज्ञात करेंगे। काम नहीं बैठ रहा है ना? ओके। अब यहां पे इसकी परिभाषा क्या होगी ऊर्जा घनत्व की? किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांग आयतन में संचित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व। यानी ऊर्जा घनत्व को U से प्रदर्शित करते हैं। और वो क्या होगा? किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांग आयतन में संचित ऊर्जा, यानी अपॉन में V आएगा, ऊपर क्या आएगा? U। ये क्या होगा? U क्या है? संचित ऊर्जा, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा, और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में क्या होगा? जो आयतन होगा ना, तो क्या लिखेंगे? प्लेटों के मध्य का आयतन, प्लेटों के मध्य का आयतन,
प्लेटों के मध्य का आयतन। बहुत सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये संधारित्र हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं, और इनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई है ना, वो एक छोटे से भाग पर या छोटे से आयतन में कितनी होगी, यानी वो ही क्या होगी, वो ही ऊर्जा घनत्व होगी। ऊर्जा घनत्व यानी U अपॉन V, U अपॉन V। चलो अब यहां पर एक बार पुनः वापस समझ लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच, जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में एकांग आयतन में जितनी ऊर्जा स्टोर हुई है या संग्रहित हुई है, उसी को क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। ठीक है, अब U बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, हाफ CV² अपॉन में क्या है, आयतन है, तो आयतन को आप क्या लिख सकते हैं मुझे ये बताइए। आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन होगा इस, जैसे ऐसे प्लेटें होती हैं तो इस प्लेट का एरिया क्या होगा, और दोनों प्लेटों के मध्य की डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये हैं, ये मान लेते हैं दो प्लेटें, तो इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया। ये ऐसे रखोगे तो ये क्या होगा, 3D में होगा, और इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। तो यदि एक प्लेट का क्षेत्रफल और इन दोनों के मध्य की दूरी का गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, आयतन के बराबर प्राप्त होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AD। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं, तो क्योंकि C बराबर क्या होता है, A∈0 अपॉन D। इनसे पहले वाले भागों में आपने पढ़ा था। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न किया था यदि उनके मध्य क्या है, निर्वात या हवा है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, आप C की जगह क्या रखोगे, A∈0 अपॉन D, और V² तो है, अपॉन में क्या है, AD। A से A कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन D से D कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 1 करोगे वो सबसे ऊपर जाएगा। तो हमें U बराबर क्या प्राप्त होगा, उनको ही समझ लेते हैं यहां पे। अच्छा टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो करेंगे। ये 1 सबसे ऊपर जाएगा तो U बराबर क्या प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा U बराबर क्या होगा, हाफ, और फिर क्या है, एप्सिलॉन V², और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में D और D का गुणा होगा, यानी D²। चलो ये क्या होगा, टोटली इसको लिख लेते हैं, हाफ तो बाहर रहेगा, और यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, V की जगह आप क्या लिखोगे, V की जगह आप क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे फ्रेम में आ रहा है कंप्लीटली, हाँ जी हाँ। अब यहाँ पे V की जगह आप क्या लिखोगे, क्योंकि जो Q होता है वो CV के बराबर होता है, तो आप V को क्या लिखोगे, यहाँ पे ये V है, और V को आप ये भी लिख सकते हैं न, तो फिर एक और संबंध होता है, कौन सा विद्यार्थियों, यानी E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। E बराबर क्या होता है, V अपॉन D, यानी यहां पे समझा देते हैं कि E बराबर क्या होता है, V अपॉन D, यानी V बराबर E और D। ये फॉर्मूला भी होता है, इसमें रखो तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, इसको हटा ही देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, रखते हैं, इसमें क्या होगा, यानी एप्सिलॉन और V की जगह रखोगे E और D, यानी ये हो जाएगा ED का स्क्वायर, अपॉन में क्या है, D², यानी हाफ एप्सिलॉन E² D² अपॉन D²। अब ये और कैंसिल आउट, और हमें ऊर्जा घनत्व क्या प्राप्त होगा, हाफ एप्सिलॉन E², हाफ एप्सिलॉन E², और यही क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। किसका सूत्र है, ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व
ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ? ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी ऊर्जा घनत्व ई स्क्वायर के समानुपाती है, ई स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, जितना ज्यादा होगा ऊर्जा घनत्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हो गया ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ज्ञात भी हो गया, इसकी परिभाषा भी हो गई। परिभाषा एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि प्लेटों, आवेशित प्लेटों के मध्य एकांग आयतन में, यानी छोटे से भाग पर कितनी ऊर्जा संग्रहित हुई है, उसी को क्या बोलेंगे? जो संधारित्र हैं उनमें संचित ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा घनत्व। यह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे संधारित्रों के संयोजन पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट के जरिए बताइए और नियमितता बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।